Very good analysis. Just came across this wonderful channel through shorts. Keep doing this, sister. The exam is near. We need such videos. Thank you so much, exam friendly. आप लोग के ऐसे कमेंट्स देख कर ना बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मेरा कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप देख रहे हैं ट्रिक फॉर सिविल्स। आज के वीडियो में हम 2024 प्रीलिम्स पेपर की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे और ये देखेंगे कैसे पीवाईक्यू से 2025 प्रीलिम्स में क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर करवा चुकी हूँ। ठीक है, आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स। और दूसरा स्टेटमेंट है ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस। अब यहाँ बोल रहे हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन कमिटमेंट टू प्रैक्टिकल आइडियल्स, यानी कि वैज्ञानिक जांच किस पे निर्भर करती है? व्यवहारिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता पर। ठीक है, अब प्रैक्टिकल आइडियाज क्या होते हैं? ऐसी मॉरल वैल्यूज जिनसे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सपोज किसी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, ठीक है, और उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, रिजल्ट नेगेटिव निकल रहा है, फिर भी साइंटिस्ट को क्या करना पड़ेगा? वो डेटा पब्लिश करना पड़ेगा, ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, ठीक है, ऑनेस्टी दिखानी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंसी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उससे बिलियंस ऑफ लाइफ्स का क्या होगा? रिस्क हो जाएगा। तो इसलिए ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस। हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और प्रैक्टिकल आइडियाज के प्रति कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। तो स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट हो गया और 2 भी करेक्ट हो गया। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ओके, इस तरीके के स्टेटमेंट जो है ना लॉजिक से ही सॉल्व होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस कुछ ऐसा कुछ ट्रिक वगैरह नहीं है। आपको अपना दिमाग खोल के रखना पड़ेगा और इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करो तो आराम से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ और तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is the correct order of plant species from higher to lower order? अब देखो हायर टू लोअर बोले हैं, सबसे पहले वाले जो होंगे सबसे हाईएस्ट होंगे, तो पहले वाले पढ़ लो। क्लास, ऑर्डर, क्लास, प्लांट किंगडम। अब देखो इसमें बोले क्लास, इसमें बोले ऑर्डर, इसमें बोले क्लास, इसमें बोले प्लांट किंगडम, पूरी किंगडम, यानी कि पूरी पादप जगत आ गई इसमें। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा यही होगा ना, पूरी प्लांट किंगडम आ गई, यानी कि हर तरीके के प्लांट्स इसमें आ गए। फिर आया फाइलम। फाइलम होता है डिवीजन, तो पहले पूरी किंगडम आई, ठीक है, फिर उसका हमने डिवीजन कर दिया, ये टाइप के प्लांट, ये टाइप के प्लांट, तो ये अलग हो गया। इसके बाद आ गई क्लास, फिर आ गया ऑर्डर। अब उसको याद रखने में कुछ डिफिकल्टी तो होगी नहीं। प्लांट किंगडम, फिर फाइलम यानी कि उसका डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर। तो ये हो गया करेक्ट सीक्वेंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द जस्टिस पार्टी। ठीक है, जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस by calling it a Brahmin dominated organization. It claimed the same communal representation for non-Brahmins as the Morley Minto reforms had given to Muslims. अब देखो इस तरीके के स्टेटमेंट क्यों बनाए जाते हैं? अब आपको पता है कि यूपी में रूलिंग पार्टी कौन सी है? बीजेपी। सेंटर में कौन सी पार्टी है? बीजेपी। ठीक है, तो आयोग जो है ना वो रूलिंग पार्टी को पॉजिटिव लाइट में दिखाता है। तो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट जो दिखा रहा है कि रूलिंग पार्टी को पॉजिटिव लाइट में, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है? करेक्ट। और ऑपोजिशन के लिए कुछ नेगेटिव है, जैसे कि कुछ भी कंट्रोवर्शियल ऑपोजिशन से रिलेटेड है, तो उसको कर दो करेक्ट। ठीक है, तो बस इतना याद रखना है, कुछ इसका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बस ऐसा होता है, बस ये ट्रिक समझ के याद रख लो। ठीक है, तो अभी यहाँ बोल रहे जस्टिस पार्टी अपोज्ड कांग्रेस, तो जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस को क्या किया? अपोज किया, यानी कि उसका विरोध किया, क्योंकि इसमें नेगेटिव है ऑपोजिशन के लिए, तो इसको कर दो करेक्ट। ठीक है, अब बोल रहे इट क्लेम द सेम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स एज द मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स हैड गिवन टू मुस्लिम्स। तो अब देखो ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का स्टेटमेंट है। मोर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में क्या दिया था? सेपरेट इलेक्टोरेट दिए थे मुस्लिम्स के लिए, तो वो भी सेम डिमांड कर रहे थे नॉन ब्राह्मण्स के लिए, तो ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल, इसको भी कर दो करेक्ट। अब देखो थोड़ा ऐसा ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं एग्जाम में, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, तो इसलिए ये हो गए बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। अब देखो जस्टिस पार्टी एक तो कीवर्ड हो गया यहाँ, और दूसरा कीवर्ड क्या है? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो पहले थोड़ा जस्टिस पार्टी के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिख लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पार्टी का दूसरा नाम था साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 20 नवंबर 1916।
20 नवंबर 1916 इन विक्टोरिया पब्लिक हॉल मद्रास। अब हमें फाउंडर पता होना चाहिए कौन कौन है, क्योंकि हो सकता है पूछ लें। तो फाउंडर्स क्या हो गए, पहले लिखो इनका मेन लीडर कौन थे। वो थे डॉक्टर सी सी नातेसा मुदालियर, ये इनके मेन लीडर थे। और दूसरे थे डॉक्टर टी एम नायर। ये आपको याद है, बस इतना इनफ है। अब देखो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था। इन्होंने कांग्रेस को किस लिए अपोज किया था, क्योंकि इनको लगता था कांग्रेस क्या ब्राह्मण डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन ब्राह्मण्स किसमें हो, गवर्नमेंट जॉब में ज्यादा से ज्यादा नॉन ब्राह्मण्स लोग आए। ठीक है। और वो चाहते थे कि इनके लिए क्या हो, रिजर्वेशन हो। इतना इनफ है जस्टिस पार्टी से रिलेटेड। अब दूसरा कीवर्ड क्या था, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कब आई थी, 1909 में। और इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं। लॉर्ड मिंटो क्या थे, वॉइसरॉय थे तब। और जॉन मॉर्ले क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है। इन्होंने मिलकर ये रिफॉर्म्स लाई थी। अब देखो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज कर दिया था, सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों। लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज हो गया था। सेंट्रल में मेंबर्स पहले थे 16, फिर इंक्रीज करके कितने कर दिए, 60। ठीक है। और प्रोविंशियल में ऐसा कोई यूनिफॉर्म नंबर नहीं था, पर उसमें भी इंक्रीज हो गए थे। ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फर्स्ट टाइम वॉइसरॉय और गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को एसोसिएट किया था। ठीक है, इंडियंस को इंक्लूड किया था। और फर्स्ट इंडियन जो थे वो थे डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और इनको लॉ मेंबर की तरह अपॉइंट किया गया था। ठीक है। अब ये तो सबको पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम को दिए गए थे। और ऐसा होता था कि मुस्लिम वोटर्स के थ्रू ही इलेक्ट होंगे ये। ठीक है, मतलब सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम्स को वोट कर सकते थे। ठीक है। और लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी बोलते हैं। तो हमने मोरले मिंटो रिफॉर्म्स के भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। Consider the following statements with reference to the Workers and Peasants Party. पहला स्टेटमेंट है, द वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी was formed in 1927 and was given the form of an all India organization. Second option है, the objective of this party was to work within the Congress so that it could be made a more revolution inclined party and an organization of the common people. अब देखो ऑब्जेक्टिव जनरली, ये चीज आप लिख लेना, ऑब्जेक्टिव हो, कहीं भी दिखाओ कि एम हो, तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, मतलब ये जनरली करेक्ट होते हैं। किसी चीज का एम दिया है, ऑब्जेक्टिव दिया है, करेक्ट। तो अब एक तो ये चीज हो गया। दूसरी चीज ये है कि बहुत ओवर एक्सप्लेन किया है इसको, हिंदी में पढ़ लो आप। इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें इसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लेन किया है इसको। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। क्योंकि एग्जामिनर क्या है, अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो उसको इतना ओवर एक्सप्लेन क्यों करेगा, इतना आप लॉजिक लगाओ। सही है, इसीलिए बहुत ज्यादा ओवर एक्सप्लेन किया। हाँ देखो, स्टेटमेंट टू सही हुआ तो नीदर वन नॉट टू नहीं हो सकता, ओनली वन नहीं हो सकता। अब 50-50 में आ गया, और एग्जाम में 50-50 में आना बहुत बड़ी बात होती है। अब दूसरा बोले कि वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1927। अब जनरली क्या होता है, डेटा जो है, डेटा को डाउटफुल देखा करो हमेशा, डेटा जो है इनकरेक्ट होता है मोस्टली। और इस क्वेश्चन में भी क्या है, डेटा इनकरेक्ट है। कुछ जगह दे रहे हैं, कुछ आंसर की में बोथ 1 एंड 2 दे रहे हैं। अभी ऑफिशियल के आंसर की तो नहीं आई है, पर मैंने विकीपीडिया से देखा था, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1925 में। तो उस बेसिस पे स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 हो गया इनकरेक्ट। इसका आंसर हो गया डी, ओनली 2। ठीक है। अब देखो वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी, ये हो गया कीवर्ड। अब आपको इसको तैयार कर लेना है एग्जाम के लिए। दूसरा नाम क्या है, कीर्ति किसान पार्टी। ये आप नोट कर लो, कीर्ति किसान पार्टी। ठीक है। फॉर्मेशन कब हुआ इसका, फाउंडेशन कब रखा गया, 1925, मैंने बता दिया। डेट क्या है, 1 नवंबर। इन बंगाल
एज लेबर स्वराज पार्टी ऑफ आईएनसी, क्योंकि ये आईएनसी के अंडर ही काम कर रही थी, और 1929 में इसको डिसॉल्व कर दिया गया। फाउंडिंग लीडर्स लिख लो, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है काजी नजरुल इस्लाम, काजी नजरुल इस्लाम, दूसरे हैं हेमंत कुमार सरकार। बाकी दो और भी है, कुतुबुद्दीन अहमद और शमसुद्दीन हुसैन, पर इतने ज्यादा आप लोग याद रख लो, जो मेन दो लीडर्स हैं बस वो याद रख लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हमने सारे कीवर्ड कवर कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, फर्स्ट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। अब देखो सब में दिया है फर्स्ट पहले पे, फर्स्ट पहले पे, फर्स्ट पहले पे, इसमें देखो सेकंड दिया पहले पे, तो इसको हटा दो, एक ऑप्शन तो चला गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ एलिमिनेट हो रहा है? नहीं हो रहा है, सब मिक्स दिया है। ठीक है, तो अब पता चल गया कि भाई फर्स्ट तो क्लियर हो गया कि ये सबसे पहले का है, और ये सबसे पहले यानी कि इसका फाउंडेशन कब रखा गया? 1866 में। ठीक है, फाउंडेशन रखा था दादा भाई नौरोजी ने लंदन में। इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा नेशनल इंडियन एसोसिएशन, ये बनी थी 1870 में, 1870, बाय मैरी कारपेंटर इन इंग्लैंड। ये कहाँ? लंदन में, ये इंग्लैंड में। इसका फॉर्मेशन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने, ये मैरी कारपेंटर। ठीक है, तो 1 2 अब ये भी हट गया। अब इसके बाद आएगी इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन का फाउंडेशन रखा गया था 1876 में, और इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा भी बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका है इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो नेशनल इंडियन एसोसिएशन अलग ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन एसोसिएशन अलग है, और दूसरा नाम इसका क्या बोला मैंने? इंडियन नेशनल एसोसिएशन। तो इसको कंफ्यूज मत करना, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, कहाँ पे? कैलकाटा में। ठीक है, तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए। सबसे लास्ट में है इंडियन सोसाइटी, ये है 1907 इन लंदन बाय श्यामजी कृष्ण वर्मा, और इसको इंडिया हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, सारी हमने देख ली। अब ये जो क्वेश्चन है ना, स्पेक्ट्रम के पेज से डायरेक्ट बता दी, इसलिए मैंने रिसोर्सेज में आपको बोला है कि स्पेक्ट्रम से कवर करो। तो इसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन दिया था, इंडिया लीग। इंडिया लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। ठीक है, ये लिख लो आप, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कुछ और है, या तो आप स्पेक्ट्रम से ही कवर कर लो, एक बार मैं बता देती हूँ। एक है पूना सार्वजनिक सभा, ये सारी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की थी। पूना सार्वजनिक सभा 1867, महादेव गोविंद रानाडे। और दूसरी है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में, इसके फाउंडर्स थे बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग। थर्ड है मद्रास महाजन सभा 1884, इसके फाउंडर्स है एम विराघवचारी, बी सुब्रमण्या अय्यर, पी आनंद चार्लू। ठीक है, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। आप बंगाल के लिख लो, बंगाल वाले हैं बंग भाषा प्रकाशिका सभा, इसका फाउंडेशन हुआ था 1836, एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय। अब इसको जमींदारी एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी भी बोलते हैं। दूसरा है द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका फॉर्मेशन हुआ 1843। बाद में क्या हुआ? लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी मर्ज होके द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन गया। कब बना ये? 1851 में कैलकाटा में। और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? राजा राधाकांत देव, और सेक्रेटरी थे देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, मैंने एक बार आपको रीड करके बता दिया। वैसे स्पेक्ट्रम से है डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ना उसका स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप पढ़ लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, consider the following events and arrange them in correct chronological order starting from the earliest to the last activity. Okay, Royal Indian Navy revolt, announcement of cabinet mission, formation of interim government, arrival of a UK parliamentary delegation in Delhi. अब देखो
वैसे आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए कि फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट तो भाई बहुत लास्ट में हुआ होगा, सबसे लास्ट में, तो ये तो कॉमन सेंस से आप कर सकते हो, पर फिर भी ऑप्शन से देख लो एक बार। लास्ट में देखो, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, तो इसको हटा दो। अब ऐसे ही देखो, स्टार्टिंग में इसमें 4 था, इसमें 4 है, इसमें 4 है, और इसमें क्या है 2, तो डी को भी हटा दो। अब हम 50-50 पे आ गए। ठीक है, एग्जाम में आप इतने प्रेशर में अगर 50-50 में भी आ रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 50 बार बोल चुकी हूँ। ठीक है, तो अब 4 और 3 सॉर्टेड है। ठीक है, 4 सबसे पहले, 3 सबसे लास्ट। बस इन दोनों में हमें देखना है कि भाई कौन सा पहले होगा, 1 या 2। अब देखो कैबिनेट मिशन, भाई अगर आपको ये नहीं पता है कब हुआ था, बहुत रिस्क वाली बात है। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946। ठीक है, मंथ याद नहीं रहता कभी कभी, तो मंथ इसका है मार्च। ठीक है, और रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट हुआ था फेब्रवरी में। ठीक है, ये हुआ था 18 फरवरी 1946, और ये हुआ था मार्च 1946। तो पहले कौन सा हुआ, 1 फिर 2, 1 फिर 2, यानी कि 20 का आंसर हो गया। कैबिनेट मिशन तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि बहुत बेसिक सा टॉपिक है, आपको स्टैटिक से कवर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 पे मूव करते हैं। With reference to the Age of Consent Act 1891, consider the following statements. It was Behramji Malabari, a Parsi reformer from Bombay, who advocated for this legislation. The act was supported by the extremist wing led by Bal Gangadhar Tilak. Okay. अब देखो, ये एक्ट आया क्यों, उसका बैकग्राउंड क्या था, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट केसें हो सकता है एग्जाम में पूछ लें, जिसकी वजह से ये एक्ट को लाना पड़ा ब्रिटिशर्स को। तो पहला केस है 1887 का, रखमाबाई राउत का। इनकी शादी 11 साल की एज में हो गई थी, पर ये अपने माँ बाप के साथ ही रहती थी। फिर इनके हस्बैंड ने डिमांड की कि इनको इनके घर भेजा जाए, और ये जाना नहीं चाहती थी। इनके फादर ने भी इनको सपोर्ट किया। फिर क्या हुआ, इनके हस्बैंड ने क्या कर दिया, केस कर दिया। वो कोर्ट चले गए, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि या तो अपने घर जाओ या फिर आप जेल जाओ, आपको सजा मिलती है। तो इन्होंने जेल जाना चुना। तो ये मामला बहुत ज्यादा फेमस हो गया और क्वीन विक्टोरिया के पास चला गया। और दूसरा केस था फूलमोनी दासी का। इसमें 10 साल की एक बच्ची की शादी 35 साल के आदमी से कर दी गई थी, और शादी के अगले दिन ही उसकी डेथ हो जाती है, और हस्बैंड को मैरिटल रेप के केस में अंदर किया जाता है, पर उसको कोई ज्यादा सजा नहीं मिलती और वो जेल से बाहर आ जाता है। तब बहराम जी मालाबारी आए और उन्होंने कहा कि भाई शादी की एज बढ़ानी चाहिए और 10 से 12 साल होनी चाहिए। इसलिए आया, ये बैकग्राउंड था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट इसलिए आया 1891 में। और ये बिल इंट्रोड्यूस किया था एंड्रयू स्कोबिल ने, और उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे, लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया, बहराम जी मालाबारी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, हाँ थे। इन्होंने उस कानून की क्या की थी, वकालत की थी। ठीक है, अब देखो दूसरा स्टेटमेंट है, द एक्ट वाज सपोर्टेड बाय एक्सट्रीमिस्ट विंग लेड बाय बाल गंगाधर तिलक। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने इसको एक्ट को अपोज किया था, ये कहते हुए कि भाई ये सुधार इंडियंस को खुद करने चाहिए थे, ब्रिटिशर्स क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका स्टेटमेंट नंबर 1 यानी कि हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखो बहराम जी मालाबारी एक कीवर्ड हो गए, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इन्होंने सेवा सदन की फाउंडेशन रखी थी 1908 में, और इसके को फाउंडर थे दीवान दयाराम गिडुमल। तो उन्होंने चाइल्ड मैरिज को अपोज किया और विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया, और ये एक न्यूज़पेपर के एडिटर भी रहे, उसका नाम है इंडियन स्पेक्टेटर। इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है, assertion रीजन टाइप क्वेश्चन है ये। assertion, yes, शिवाजी had to face opposition from the big Deshmukhs. Reason है that these Deshmukhs were not in favor of an independent Maratha state and wanted to remain as feudal lords of बीजापुर। अब पहले ये देख लो कि देशमुख होते कौन थे। देशमुख महाराष्ट्र के रूरल एरियाज में जमींदार टाइप फ्यूडल लॉर्ड्स थे। इनके पास लोकल लेवल पर बहुत पावर होती थी, टैक्स कलेक्शन, मिलिट्री कंट्रोल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इनका।
और शिवाजी जब अपना इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट एस्टेब्लिश कर रहे थे तो नेचुरली उन्होंने क्या किया, अपने किंगडम को सेंट्रलाइज करना चाहा। तो इसका मतलब था लोकल देशमुख की ऑटोनॉमी खत्म करना, उनके टेरिटरीज को डायरेक्ट कंट्रोल में लाना, टैक्स और मिलिट्री पावर को शिवाजी के अंडर लाना। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि ये बात देशमुख को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, अपोज किया। तो अपोजिशन तो उन्होंने फेस किया, हाँ, स्टेटमेंट करेक्ट है। अब पर रीजन यहाँ दे रहे हैं कि वो फेवर में नहीं थी इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट के, तो ये रीजन गलत है। उन्होंने बेसिकली इसलिए अपोज किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे उनकी ऑटोनॉमी खत्म हो। ठीक है, उनके डायरेक्ट कंट्रोल में रहे चीजें, टैक्स कलेक्शन ये सब उनके कंट्रोल में रहे। उन दिनों बीजापुर सल्तनत यानी कि आदिल शाही डायनेस्टी महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स पर रूल करती थी। ठीक है, कई देशमुख ऑलरेडी बीजापुर के अंडर फ्यूडल लॉर्ड्स के रूप में काम कर रहे थे और उनको अपनी जागीर स्टेटस सब मिल रहा था, और वो नहीं चाहते थे कि शिवाजी आए और उन पर डायरेक्ट कंट्रोल जमा लें। ठीक है, या उनकी जागीर ले लें या उनसे सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर ले आए। मतलब वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, जब उनको पावर मिल रही है तो वो क्यों किसी के अंडर काम करेंगे। तो बेसिकली शिवाजी के खिलाफ देशमुख का ऑपोजिशन सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो मराठा स्टेट के खिलाफ थे, बल्कि उनका मेन मोटिव था अपना लोकल कंट्रोल और प्रिविलेजेस बचाना। ठीक है, अब चाहे वो बीजापुर के अंडर हो या किसी और के, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भाई लोकल लेवल पे वो मेन अथॉरिटी रहे, वो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। यानी कि अजर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, पर जो है ना आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सी करेक्ट होगा। और इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने बताया था कि करंट अफेयर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। उसमें मैंने 12 फोर्ट्रेसेस भी बताए थे, तो वो जाके आप पार्ट 1 में देख लेना। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करने वाली हूँ, वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, which of the following reasons caused catastrophic coral bleaching and mass coral deaths in the Andaman and Nicobar Islands? अब ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है इंक्रीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन द कोस्टल रीजन्स, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन द इंडियन ओशन, थर्ड है हैवी मरीन पोल्यूशन, और लास्ट ऑप्शन है डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 4 डिग्री सेल्सियस इन द इंडियन ओशन। अब देखो ये दोनों ऑप्शन, ये मैंने बहुत बार बता दिया है कि दोनों ऑप्शन क्या है, सिमिलर है। यहाँ बोल रहे हैं इंक्रीज, यहाँ बोल रहे हैं डिक्रीज। सेम यहाँ पे इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। ठीक है, बस टेम्परेचर में डिफरेंस है थोड़ा, 2 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब इन्हीं में से ऑप्शन करेक्ट होगा। आप देखो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कोरल्स होते क्या हैं? कोरल्स होते हैं पॉलिप्स जो जूजन थैली एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है कि तुम मुझे कोई चीज दे रहे हो, दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। जनरली ऐसा होता है, एक तो फायदा लेता ही लेता है। ठीक है, तो पॉलिप्स जो है वो एल्गी को देते हैं घर, और एल्गी उनके लिए फूड यानी कि खाना बना के देती है। तो कोरल्स क्या होते हैं? व्हाइट कलर के होते हैं। इनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, पर इनको कलर कौन देता है? एल्गी देती है। ठीक है, एल्गी इनको कलर देती है, फूड देती है, और कोरल क्या करते हैं? अपने स्केलेटन में इनको रख लेते हैं, यानी कि घर देते हैं एल्गीज को। ये तो आइडियल कंडीशन हो गई। अब क्या होता है, जैसे टेम्परेचर में थोड़ा चेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स में चेंज होता है, तो कोरल क्या करती है? इनको निकाल के बाहर फेंक देती है अपने स्केलेटन से, एल्गीज को। तो जो एल्गीज इनको कलर दे रही थी वो एल्गी प्रेजेंट ही नहीं है, तो अब कोरल क्या हो गए? कोरल अपने नेचुरल कलर में आ गए, यानी कि व्हाइट हो जाते हैं। उसको बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। आइडियल टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 23 से 29 डिग्री सेल्सियस, पर सी टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसलिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे ही कोरल्स खुद सरवाइव करना चाहती है और एल्गीज को निकाल के बाहर फेंक देती हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, यानी कि टेम्परेचर जब बढ़ता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तब ऐसा होता है। तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, कोरल रेस्टोरेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज में आती है, उसको बोलते हैं बायो रॉक टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, कैथोड एनोड, ये इतना आपको टेक्निकल चीज है, पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है ये जी। मतलब क्या होते हैं, इनके घर जो हैं वो बर्बाद हो गए, तो आर्टिफिशियली इनके घर बनाए जाते हैं। स्केलेटन होता है ना, वो आर्टिफिशियल बनाते हैं।
ठीक है, बस इस क्वेश्चन में इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू अशोका। द डेफिनेशन ऑफ धम्मा given by Ashoka is taken from Rahulodava Sutta. ठीक है, in the 14th year data his coronation, Ashoka appointed a new type of staff called Dhamma Mahamantras. अब देखो, अशोका धम्मा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनसीईआरटीज में, पर कभी आपने ये सुना है कि राहुलोवदा सुत्ता, ये कभी आज तक सुना है? ये इसलिए नहीं सुना है क्योंकि अशोका से रिलेटेड है ही नहीं, ये है बुद्धा से रिलेटेड। ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें बुद्धा ने अपने सन राहुल को एडवाइस दी थी, तो ये उससे रिलेटेड है, अशोका से रिलेटेड नहीं है, तो स्टेटमेंट 1 हो गया इनकरेक्ट। अब 2 देखो, इसमें डेटा है, डेटा के बेसिस पे इसको इनकरेक्ट कर दे, पर ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये कहाँ से लिया गया? अशोका का मेजर रॉक एडिक्ट है सेकंड, मेजर रॉक एडिक्ट सेकंड, उसमें लिखा है, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अशोका के रॉक एडिक्ट्स पे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मेजर रॉक एडिक्ट तो हमें पता होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, ऑप्शन नंबर डी। अब मैं सारे रॉक एडिक्ट्स यहाँ बताऊंगी ना, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप स्टैटिक से उसको कवर कर लो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपने किया कि नहीं किया। जब तक पार्ट 3 आएगा उससे पहले आप इतना कंप्लीट कर लो, ठीक है? इस पार्ट में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। इस चैनल को शेयर करो, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी जल्दी वीडियोज आएंगे। और ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंसाइट के साथ।